गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम पे सर। तो पहले रोल नंबर लिख। हर बार एंटर होता है विदाउट रोल नंबर। रोल सॉरी सर, अभी एक मिनट, रोल नंबर बिना आगे तो एंटर नहीं करेंगे। शिव पटल कौन, इसको बता। कैदी नंबर तो चाहिए ना। सर लिख दिया। हाँ तो अब क्या, प्रेजेंस लगाने में एब्सेंट रख देंगे एक बार कि आता ही नहीं हो। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ तो ओके, लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा हुआ था? 9.10। ओके 9.10, 11, 12, 13, 14 लेफ्ट करना है और 15 से स्टार्ट करना है। तो चलो कोई बात नहीं। फिफ्टीन के बाद 25 तक है। 15 से 25 मतलब 2 लेक्चर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आज और नेक्स्ट जो भी आता है वहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन चैप्टर नंबर 10। ओके 15 का क्वेश्चन लिखा, यूज द मिरर इक्वेशन एंड डिस्कस दैट। नंबर 1 डिस्कशन किसके लिए करना है और किसको प्रूव करके देना है। तो फर्स्ट में लिखा, एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of a concave mirror produce a real image beyond 2f। मतलब बिटवीन f and 2f कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रियल इमेज आपको बियॉन्ड 2f मिलेगा। ये हमको कंप्लीट करके देना है। माइक किसका चालू है, इसको बंद करो। तो सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर? इससे v लिखना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि ये बिटवीन f एंड 2f है। ओके, सबसे पहले तो फॉर कॉनकेव f लेस देन 0 एंड u आल्सो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ये दोनों क्या होगा? नेगेटिव। अब सिंपल चीज है, नेगेटिव के लिए तो ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव है तो f से 2f ज्यादा नेगेटिव होगा ऐसा बता सकते हैं। ओके, एंड देयरफॉर 1/2f is greater than u is sorry 1/u is equal to 1/f। क्लियर? ओके क्लियर। अब सपोज इसको माइनस करके मैं लिखूं तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ओके, अब 1/f माइनस 1/2f 1/f माइनस 1/u। मैंने ये फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए काम किया। ये क्या हो जाएगा? 0 लिखना तो लिख सकते पहले 1/f माइनस 1/f। तो ये डिफरेंस क्या मिलेगा? 1/f माइनस 1/2f। एलसीएम से कंप्लीट करो 1/2f होगा 1/2f। क्लियर? अब v लेस देन 0, v लेस देन क्या होगा? 0। कॉनकेव है और कॉनकेव होगा तो v क्या होगा? लेस देन 0। और रियल इमेज, क्योंकि उसने डिस्कशन में बताया था कि आपको रियल इमेज कंप्लीट करके देना है। ओके, तो कॉनकेव के लिए जब रियल इमेज होगा तो v लेस देन 0 और v लेस देन 0 होगा तो अपने आप क्या होगा? ग्रेटर देन 2f। ऐसा लिख सकते हैं। सपोज mod of v is equal to mod of 2f मतलब ये बियॉन्ड 2f होगा। ये होगा क्या? बियॉन्ड 2f
मतलब जो इमेज होती है वो रियल इमेज है, और रियल इमेज है इसलिए आप लिख सकते कि v की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि कॉन्केव के लिए सभी वैल्यूएशन नेगेटिव है। कॉन्केव के लिए सभी वैल्यूएशन इस तरह की नेगेटिव होगी। तो ये सबसे पहले प्रूव करके दिया फॉर कॉन्केव मिरर। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f होगा तो इमेज रियल इमेज बियॉन्ड 2f मिलेगा, रियल इमेज बियॉन्ड 2f मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन, a convex mirror always produce a virtual image independent of the location of the object। नया डिस्कशन है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ए था सेकंड बी। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ ग्रेटर देन 0 बट यू लेस देन 0, यू तो नेगेटिव ही होगा। ओके, मिरर फॉर्म सॉरी मिरर फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दूं, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। क्लियर, f ग्रेटर देन 0, u लेस देन 0, तो 1/v क्या होगा, f ग्रेटर देन 0, u लेस देन 0, सो 1/v क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। f ग्रेटर देन 0 मतलब f पॉजिटिव है, u नेगेटिव सर है, पॉजिटिव। तो 1/v also greater than 0, 1/v also greater than 0। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि v greater than 0, v क्या होगा, पॉजिटिव। और मिरर के अंदर v की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब यही है क्या, कि वो वर्चुअल इमेज देता है। चेक करो, मिरर सपोज आप रखेंगे कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज इस डायरेक्शन में मिलेगी। ओके, वरना कॉन्केव के हम अंदर जाते हैं, जहां ऑब्जेक्ट होती है उसी डायरेक्शन में हमको इमेज यहाँ मिलता है, मतलब u v f सब नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन कॉन्वेक्स के अंदर f पॉजिटिव है, v पॉजिटिव मिला, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज देगा। वो क्या देगा, वर्चुअल इमेज देगा, और डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन। इसमें लोकेशन होता नहीं बिटवीन f एंड 2f, ऐसा नहीं होता। ओके, जैसे आप नजदीक जाएंगे वो आगे देता जाएगा, आगे आगे और शिफ्ट होता रहेगा। और इसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज ही मिलती है, एक चीज याद रखो, इसमें ऑलवेज आपको कौन सी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज ही मिलेगी। ये सिंपल कैलकुलेशन इसमें दिया है, f ग्रेटर देन 0, u लेस देन 0 होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इंसिडेंट जो है उसके डायरेक्शन में ही रहेगा, मतलब वर्चुअल रहेगा। क्लियर, नाउ थर्ड पॉइंट again, the virtual image produced by the convex mirror is always diverse in size। मतलब डिवर्स मतलब क्या होगा, ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके साइज कम दिखेगी, स्मॉलर दिखेगी, एंड इट्स लोकेशन बिटवीन द फोकस एंड पोल, ये बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रहता है। चलो, इसमें स्टेटमेंट तो है ही, ये जो हमने लिखा ये स्टेटमेंट तो हो गई, f ग्रेटर देन 0, u लेस देन 0। ओके, तो इसका मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब v पॉजिटिव, ओके, v क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ कि ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाला है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकेंड चीज क्या होगी कि एक और कंडीशन है, v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा, तो माइनस u तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस u पॉजिटिव होगा तो 1/v इज ग्रेटर देन 1/f। पॉसिबल है, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तब जाके देखो इसको माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 1/f प्लस 1/u ऐसा होगा, तब जाके 1/v। इसका मतलब 1/v की वैल्यू 1/f से ज्यादा है, 1/v की वैल्यू 1/f से ज्यादा है, तो इसका मतलब v ऑलवेज लेस देन f, v इज ऑलवेज लेस देन f। v ऑलवेज लेस देन f मतलब वो पोल और फोकल पॉइंट के बीच में मिलेगा।
पोल और फोकल पॉइंट, क्योंकि v मतलब इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन f, फोकल लेंथ से कम होगा, फोकल लेंथ है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके, तो ऑलवेज क्या रहेगा। अब एक चीज और, मैग्निफिकेशन के हिसाब से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन अपॉन वी इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन अपॉन माइनस वन अपॉन यू, क्यों, ये दोनों की एडिशन के इक्वल टू वन अपॉन वी होता है, ये तो लिख ही सकते हैं हम, ओके। अब दोनों साइड v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v अपॉन v, सॉरी v अपॉन v इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, माइनस v अपॉन यू, ओके, एंड देयरफॉर इक्वल टू नहीं करना, इस तरह से करना है, वन इज ग्रेटर देन, लेंस के लिए क्या होता है मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू, ओके, तो इसका मतलब ऐसा हो कि m इज इक्वल टू माइनस v बाई लेस देन वन, लेस देन वन होगा, इसका मतलब साइज जो है वो डिमांड्स होगी, इसका मतलब स्मॉलर मिलेगी, मैग्निफिकेशन से कंप्लीट हो सकता है। पहले हमने वो प्रूव करके दिया कि ऑलवेज इमेज बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में होगा, और सेकंड मैग्निफिकेशन से पता चला कि उसकी साइज ओरिजिनल साइज से कम दिखेगी, क्योंकि साइड व्यू मिरर जो रहता है कार या टू व्हीलर कहीं भी, वो ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है, तो उससे पता चल जाता है कि पीछे से जो मतलब ऑब्जेक्ट दिखती है उसकी साइज आपको मिनिमाइज मिलेगी, मतलब मिनिमम होगी। नेक्स्ट चलो फोर्थ नंबर होगा ना डी, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर कॉनकेव, चलो पहले कॉनकेव बताया, दो कॉन्वेक्स बताया, और अगेन फिर से कॉनकेव के लिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ वर्चुअल एंड लार्ज इमेज, वर्चुअल एंड लार्ज इमेज मिलेगा जब आप उसको अगेन f लेस देन 0, u ऑल्सो लेस देन 0, लेकिन कहाँ रखना है पोल और फोकस के बीच में, ये भी हो गया ना, वन अपन एफ माइनस वन अपन यू क्या हो सकता है, वन अपन एफ माइनस वन अपन यू, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन लेस देन, इससे पता चल रहा है ये वैल्यू इससे ज्यादा है, फोकल लेंथ तो नेगेटिव है ही, मतलब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा होगा और ये कम होगा, क्योंकि u इज ग्रेटर देन f, इस तरह से लिख के दिया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वन अपन एफ माइनस वन अपन यू इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव होगा। इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं वन अपन वी इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा v ग्रेटर देन 0, एंड v ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा वर्चुअल इमेज होगा, क्लियर। अब मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो अब सिर्फ मैग्नेट के लिए लिखेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तब जाके होगा, वन अपन वी इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, इक्वल टू गलती से हो गया, सच सोचो, v इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ यू, मॉड ऑफ यू से बता रहा हूं कि सिर्फ मैग्नेट, वो साइन कन्वेक्शन वाली नेगेटिव साइन आप नहीं रखेंगे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा क्या होगा इमेज डिस्टेंस होगा, ओके, और यहां भी सपोज हम रेशियो ले ले तो क्या लिखेंगे v अपॉन मॉड ऑफ u इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ओके, तो उसको मॉड ऑफ m करके लिख सकते हैं,
और मॉड ऑफ एफ इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि एनलार्ज इमेज होगा, जो इमेज मिलेगा वो एनलार्ज इमेज होगा। अब इतना सारा उसने कंप्लीट करके दिया, लेकिन सपोज मॉड ऑफ नहीं किया होता तो ये माइनस है, इसको माइनस रखो तो प्लस हो गया, ये प्लस हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि यहाँ माइनस आगे रहेगा, ये माइनस बराबर, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। समझ मान लो कि साइन कन्वेक्शन मैंने यूज नहीं किया, यू रखा, चलो मगर ओके। तो यहाँ m माइनस लिखना पड़ेगा कि माइनस होगा तब जाके, जब आपको माइनस होगा तब जाके आपको उसको मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। ओके, जब आप माइनस हटके तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने पहले से ही सपोज इतना डिस्कस नहीं करना है, इसको मॉड ऑफ करके लिख दो और इसको भी मॉड ऑफ करके लिख दो, आंसर आपको मिलेगा। ये सिर्फ विदाउट एनी एग्जांपल थियोरेटिकल मेथड से जो फॉर्मूला दी, ओनली मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से डिराइव करना था। 4 ऑप्शंस दिए, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि कभी कभी आपको 2 कॉन्वेक्स वाले ऑप्शन या कभी आपको 2 कॉन्केव वाले ऑप्शन भी इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट वो कॉन्केव के लिए है, सेकंड एंड जो थर्ड दिया वो कॉन्वेक्स के लिए है। तो उस तरह से भी ये जनरेट होगा, 3 मार्क्स में हो सकता है। कभी कभी पूरा पूछेंगे तो पूरा कंप्लीट करेंगे तो कितने मार्क्स का हो सकता है, 4 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दी। ओके, एक चीज और 9.16, ओके 9.16 है छोटा सा, लेकिन 3 मार्क्स में रहेगा। स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज व्यू फ्रॉम अबव फ्रॉम द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। टेबल में जो पिन फिक्स किया 50 सेंटीमीटर ऊपर से, हम उसको चेक करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू राइज if it is the view from the same point through a 15 centimeter thick glass and parallel to the table। okay, 50 सेंटीमीटर ऊपर से जब पहले ऑब्जर्व किया, बाद में उसके ऊपर एक 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास रख दिया और बाद में ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कुछ कितना ऊपर दिखेगा। अब देखो, आप रेयर टू डेंसर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और रेयर टू डेंसर जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to real, मतलब height of object and upon hi, height of image, मतलब apparent height और real height के बीच यार, मतलब real height अपन apparent height की रेशियो कंप्लीट करनी पड़ेगी। सिंपल है, जब मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर दिखेगा, तो रियल डेप्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की डेप्थ है, इमेज ऊपर दिखेगा, मतलब इमेज की जो डेप्थ है उसको hi लिखेंगे। अब यहाँ हमको इमेज की डेप्थ वही कंप्लीट करना है, HO अपन N। रियल हाइट कितनी लिखे दी, इसमें रियल हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से तो ऑब्जर्व किया, रियल हाइट थोड़ी है। समझो फिर से, यहाँ टेबल पे एक पिन है, ऑब्जर्वेशन 50 सेंटीमीटर ऊपर से हो रहा है। ओके, अब बाद में इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर वाली स्लैब रख दी जाती है, तो ये रियल हाइट, इसलिए पिन थोड़ी ऊपर दिखेगी। पिन कहाँ दिखेगी ऊपर, ये रियल है तो इसको क्या बताएंगे HI, और रियल हाइट इज 15 सेंटीमीटर, अपन क्या लिखेंगे 1.5, अपन क्या लिखेंगे 1.5, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको ऊपर से 10 सेंटीमीटर में दिखेगा, और ऊपर से 10 सेंटीमीटर तो कितना शिफ्ट हुआ, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ओके, व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू राइज। ओके, कितनी राइज हुई, डिस्टेंस कितना राइज हुआ। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे 15 माइनस 10, 5 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस राइज हुआ। ये टोटल 15 है, पिन हमको 10 सेंटीमीटर पे मिल रही, मतलब यहाँ समझो इतना यहाँ से यहाँ तक वो ऊपर तक गया। ये कहां से ऑब्जर्व था इसकी कोई मीनिंग नहीं है, ये तो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए दिया, गलती से हमने 50 रख दिया तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सपोज हमने यहाँ 50 रखा होता तो स्लैब से भी बाहर पिन दिखती,
ऐसा हो जाता ना। ये सबसे छोटी सी मतलब बहुत इतना ही लिखना है, फिर भी 3 मार्क्स। Refractance of a material is equal to depth of object upon depth of image. कब? जब आप रेयर टू डेंसर ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक से भी थोड़ा चेंज करके दिया कि जब डेंसर से रेयर में ऑब्जर्वेशन होती है तो इस रेशियो को उल्टा कर दो। हाँ, स्विमिंग पूल से बाहर देखना, रिवर के या जो मतलब पानी के अंदर मछली तो वो बाहर ऑब्जर्व करती है, इस टाइप की जब क्वेश्चन पूछी जाती है ना, इस टाइप की क्वेश्चन, तब आपको इसको उल्टा रखना है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि इमेज की हाइट ज्यादा होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम रहेगी। यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए हाइट ज्यादा होगा और इमेज के लिए हाइट कम रहेगा। इसलिए पहले चेक करो कि ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, रेयर टू डेंसर, तो ये फॉर्मूला बराबर है। लेकिन डेंसर टू रेयर तो रेशियो रेसिप्रोकल कर दो। ओके, नेक्स्ट। नाइन पॉइंट 9.17 में हमने डायग्राम बनाया। फिगर 9.35 से द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप, मतलब ऑप्टिकल फाइबर लाइट पाइप made of a glass fiber of a refractance 1.68. The outer covering, मतलब cladding of a pipe is made up of the material of refractive index 1.44. What is the range of the angle of an incident ray with the axis of the pipe for which total reflection inside the pipe take place as shown in figure? Second question दिया है, what is the answer if there is a no outer covering of a pipe? Okay, पहले उसने जो पाइप ड्रॉ करके मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो ड्रॉ करके दिया विथ क्लेडिंग दिया, और विथ क्लेडिंग जब दिया तो दोनों के लिए रिफ्रेंडेक्स डिफरेंट है। फर्स्ट के लिए रिफ्रेंडेक्स जो दिया 1.68 और क्लेडिंग के लिए 1.44। ओके, चलो ये पैरेलल लाइन, ओके, तो इसको एंगल ऑफ, ये उन्होंने डायग्राम में आर लिख के दिया और जहां वो इंसिडेंट हुआ वहां आई डैश करके लिखा। यस, आई डैश, मतलब ये आई डैश जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इसका मतलब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा और इस ऐसे कंटिन्यू चलेगा। क्लियर? और जहां तक होगा मतलब वहां से बाहर ये ऑप्टिकल फाइबर आगे वहां से बाहर निकलेगा। लेकिन हमको कैलकुलेट करके क्या देना है, रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल, रेंज ऑफ इंसिडेंट एंगल भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ओके, चलो पहले तो n is equal to n2 by n1, n is equal to n2 by n1 and that is equal to 1 upon sin, क्या लिखेंगे, IC डैश क्रिटिकल एंगल, IC लिखो, IC डैश लिखो। ओके, चलो कैसे कंप्लीट करेंगे साइन IC डैश, साइन IC डैश इज इक्वल टू n1 by n2। कौन सी मीडियम n1, कौन सी n2? n1 कौन सा, n2 कौन सा? दोनों लिख के दिया। ऑप्टिकल फाइबर इज 1.68 एंड क्लेडिंग 1.44। n1 मीडियम कौन सा, n2 मीडियम कौन सा? 1.44 N1. 1.44 n1, क्योंकि बाहर से अंदर गया मतलब बाहर वाले मीडियम n1 लेंगे। चलो 1.44 डिवाइड बाय 1.68, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्यों बताओ, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। इसलिए समझ आता 1.68 ऊपर रखा होता, नीचे 1.44, साइन थीटा
की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है और पॉसिबल ही नहीं है। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये अपने ऊपर रख दिया होता है तो 1.68 डिवाइड बाय 1.44, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? रेशियो बताओ कितना होगा? सर 0.8571। 0.8571. Okay, so IC dash is equal to sin inverse 0.8571. okay, जिसके पास नेचुरल साइन वो लेके शुरू हो जाओ, इसके बिना ही काम नहीं होगा। जस्ट अ मिनट है, चलो मैं भी चेक करके भी नेचुरल साइन के अंदर 0.8571 सर 59 डिग्री। हाँ चलेगा। 0.8572 है तो IC डैश इज अ 59 डिग्री। 72 है, 1 डिफरेंस चलेगा। चलो 59 डिग्री क्या मिला? 59 डिग्री इज IC डैश। IC डैश कितना मिला? 59 डिग्री। ओके, अब ऑलवेज I डैश इज ग्रेटर देन IC डैश होना चाहिए। ओके, इसका मतलब I डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 59 डिग्री होनी चाहिए। ओके, तो इसका मतलब R is less than R maximum, ये 59 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम जो है इससे कम रहना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू से कम। चलो R मैक्सिमम क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 90 माइनस 59 डिग्री कितना होगा? 90 माइनस 59 31. 31 डिग्री। 31 डिग्री। ओके ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin I n2 sin R, R की जगह R मैक्सिमम रख दो चलेगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू मैक्सिमम कहां तक हम उसको, ये एंगल मैक्सिमम कितना रखेंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? n1 sin I मैक्सिमम इज इक्वल टू n2 sin R मैक्सिमम। sin I मैक्सिमम चाहिए, चलो sin क्या होगा? जल्दी क्या लिखेंगे? sin I मैक्सिमम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यूज करेंगे ना ऐसे, तो ये n2 by n1 आएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जब ये लाइट अंदर एंटर होती है तब n1 इक्वल टू 1। पहले सपोज आप यहाँ n1 रखेंगे तो चलेगा, ये 1.68, ये रे कहां से आया? इस n1 से नहीं आया, लाइट मीडियम से, सॉरी एयर मीडियम से। एयर इक्वल टू 1 साइन, चलो कितना था वो R मैक्सिमम? 31। साइन 31 की जगह साइन 30 ले चलना चाहिए। चलो चेक करो तो साइन 31 कितना है? टेबल जिसके पास हो चेक करो। साइन 31 0.5 से तो ज्यादा ही होगा, 1.68। 0.5 के बाद कितना ज्यादा है चेक कर ले। साइन 31 की वैल्यू दी है 0.5150, 0.5150। आंसर तो कितना आएगा? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? 0.865. 0.865 0.8652 2 0.8652 ओके।
तो ये आंसर साइन आई मैक्सिमम का है, यहां लिख रहा हूं साइन आई मैक्सिमम 0.8652. okay, so what is I maximum? Sin inverse 0.8652. नेचुरल साइन वाली टेबल यूज करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर, देखो एक मिनट अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री जो है ना वो 0.8660 है, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल से वो डिफरेंस नहीं आएगा। 59 डिग्री और कुछ आंसर में हो जाएगा। .8652 लिख के दिया है 59 डिग्री एंड 54 मिनट। 59 डिग्री 54 मिनट। ओके, ये आई मैक्सिमम की वैल्यू है, इसलिए टेक्स्ट बुक ने मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट करके 60 भी लिखा होगा। टेक्स्ट बुक में आंसर अप्रोक्सीमेट 60 भी हो सकता है। 0.8660 ये 60 के लिए होता है, तो 0.8652 मतलब 59 डिग्री एंड 54 मिनट, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे की जो रेंज है 0 लेस देन आई लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये 0 से लेकर 60 के बीच में जब किसी भी रे को आप इंसिडेंट करेंगे, मतलब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? ओके, अब एक और क्वेश्चन दिया इसमें, सपोज आउटर क्लेडिंग है ही नहीं, आउटर लेयर नहीं है। अब आउटर लेयर नहीं होगा तो आईसी डैश, चलो फिर से इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखो आउटर क्लेडिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ N1 इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। आउटर क्लेडिंग नहीं है, N1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो साइन IC डैश इज इक्वल टू 1/1.68। कितना आंसर होता है? वन अपॉन 1/1.6 1 डिवाइड बाय 1.68। कितना आंसर होगा? 0.6। नहीं, इसमें पूरा आंसर बताओ कि इसलिए क्योंकि मुझे इसको फिर से साइन इनवर्स करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट के बाद डिफरेंट 4 डिजिट 0.5952 0.5952 and therefore IC dash is equal to sin inverse, IC dash sin is equal to 0.5952। ओके, चलो इसको चेक कर दे कि आंसर कहाँ मिलता है। नेचुरल साइन वाली टेबल से आंसर मिलेगा 0.5952। ओके, 0.5948 इन 36 डिग्री एंड 30 मिनट्स, और यहां कितना दिया 52, मतलब 4 का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ओके, 36 डिग्री एंड 32 मिनट्स तक आंसर मिल सकता है। 32 डिग्री 36 मिनट, ये लोग 36 मिनट कभी कंसिडर नहीं करते। ये लोग देखेंगे तो देखो जब उन लोगों ने आंसर दिया 39.5 से कंप्लीट कर लिया होगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हमने जैसा अभी चेक किया 5948 इन 39.5,
ओके 39.5 लिखो, 39.5 या इसको आप 39 डिग्री एंड 30 मिनट्स लिखो तो भी चलेगा। एग्जैक्टली वर्क करना है तो यहाँ 2 मिनट इंक्रीज होगा, 2 मिनट्स। उन लोगों ने कंसीडर 39.5 आईसी डेस। अब देखो आईसी डेस 39.5 है, आईसी डेस की वैल्यू क्या दी 39 सॉरी 36.5, 39 है, एक मिनट फिर से चेक करना पड़ेगा, मैंने 39 लिख दिया लेकिन मेरे ख्याल से 30 हाँ 36 ये 36 है नॉट 39, 36 डिग्री है। 36.5 जो हमको आंसर मिल रही है, ओके तो अब आर इक्वल टू क्या होगा, 90 से माइनस करेंगे, कितना हो सकता है? हम्म 90 माइनस करके कंप्लीट कर सकते हैं। आई डैश इक्वल टू ये हमने क्या कैलकुलेट किया, आईसी डैश। आईसी डैश मतलब क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हमको क्या कैलकुलेट, पहले क्वेश्चन पढ़ो तो पता चलना चाहिए। क्वेश्चन में जो लिख के दिया था वो उससे बता कि सपोज क्लेडिंग नहीं है, क्लेडिंग नहीं है तो आंसर कैसे होगा। एक चीज मान लो चलो कि हमने सपोज ये एंगल इंक्रीज करते करते यहां तक आ गए, कहां तक 90, आई इज इक्वल टू 90 होगा। सपोज आप ये 90 लेंगे तो आई डैश आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, चलो आई डैश पहले लिखते हैं, आई डैश इज इक्वल टू 90 माइनस 36.5, तो चलो कितना होगा, ये तो आईसी डैश है, आई डैश से ज्यादा होना चाहिए लेकिन मैंने उतना ही कंसीडर कर लिया कि समझ 36.5 90 से माइनस करो जिससे हमको ये आंसर होना चाहिए, कितना होगा 5 हम्म 53.5 ओके 53.5 डिग्री, 53.5 डिग्री। इसका मतलब कि सपोज हम आई की वैल्यू 90 लेंगे, ओके तो भी ये क्रिटिकल एंगल से आई डैश ज्यादा मिलता है, क्रिटिकल एंगल से आई डैश क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ओके आई इज इक्वल टू सपोज आपने 90 ले लिया, ओके तो भी ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मिलता है। कैसे कैलकुलेट पता चला, इस ऑप्टिकल फाइबर के लिए 1.68 था, आउटर क्लेडिंग नहीं है तो ये पूरी एयर मीडियम हो गई, एयर मीडियम हो गई मतलब n1 sin i is equal to n2 sin r, n1 sin i is equal to n2 sin r। तो हमने दो चीज कंप्लीट कर दी, आई डैश भी ये कैलकुलेशन जो कंप्लीट की आईसी डैश भी मिल गया, आईसी डैश भी मिल गया और आर की वैल्यू भी मिल गई, दोनों से आंसर मिल जाता है 36.5 रहेगा। ओके सपोज आपको आई डैश चाहिए, आई डैश की वैल्यू तो इससे कम आई डैश की वैल्यू जो है 90 माइनस आर से होनी चाहिए, ओके 90 माइनस आर से कंप्लीट कर सकते हैं। ये ऑप्शन थोड़ा टिपिकल समझने में, लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ देखो कि इस मीडियम के अंदर ये क्लेडिंग नहीं है, क्लेडिंग नहीं है मतलब ये पोर्शन नहीं है। अब n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू दिस, ओके तो इसका मतलब क्या होगा कि आप स्नेल वाली जो रूल है तो उसको कंप्लीट करेंगे, sin i c dash इक्वल टू n1 by n2 1/1.68, तो ये जो मिलता है वो क्रिटिकल एंगल मिलता है। क्रिटिकल एंगल कितना है 36.5, ओके 36.5, ओके इसको क्रिटिकल एंगल भी बता सकते हैं 36.5, ओके और सपोज आप इसको स्नेल रूल यूज करके सपोज ये मैंने 90 ले लिया, n1 1 sin i थे 90, n2 1.68, sin r कैलकुलेट करना है तो ये अगेन वही कैलकुलेशन है। तो जितना आपने आईसी डैश कैलकुलेट किया उतना ही आर हुआ, आर इक्वल टू भी क्या होगा 36.5 डिग्री, ओके और इसलिए मैंने लिखा कि आई डैश इक्वल टू 90 माइनस 36.5, क्योंकि बहुत सारे यहाँ कंफ्यूज हो गया, आपने आईसी डैश कैलकुलेट किया तो आईसी डैश तो कैलकुलेट हो गया
लेकिन ये कैसे लिखा, तो 36.5 की वैल्यू आर की भी होती है और आईसी डैश की भी 36.5 वैल्यू होती है। ओके, तो क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन इक्वल जैसी है, यहाँ जब हम रूल यूज करते हैं तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन डिफरेंट इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 अपॉन डिफरेंट इंडेक्स, आंसर है 36.5। इसी क्वेश्चन के अंदर हमने स्नेल वाली यूज की, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin, n1 मतलब एयर मीडियम 1 हो गया। ये सपोज मान लो कि मैंने मैक्सिमम एंगल लिया, मैक्सिमम एंगल मतलब i इज इक्वल टू 90। जब मैंने i इज इक्वल टू 90 रखा तो 1.68 इंटू साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, वही 36.5, तो r की वैल्यू 36.5 होगी, ये 90 है तो i डैश क्या होगा, तो i डैश 53.5 होगा, i डैश कितना होगा 53.5, और जो i डैश है वो क्रिटिकल एंगल से तो ज्यादा ही है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट इंडेक्स, सॉरी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ऐसा है कि 0 से लेके 90 तक किसी भी एंगल पे आप लाइट इंसिडेंट करो, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कब, जब क्लीडिंग नहीं होगी तब। ये न्यूमेरिकल ऐसे छोटा सा है, लेकिन दो कैलकुलेशन उन्होंने एक साथ एक्सपेंड कर लिए, ये आईसीडीएस 36.5 एंड देयरफॉर आर इक्वल टू बी 36.5, लेकिन आर 36.5 ऐसा नहीं है, ये सिमिलर कैलकुलेशन है, इसलिए आईसीडीएस और आर की वैल्यू इक्वल है, और जब आर की वैल्यू मिल जाती है तो आईडीएस अपने आप मिल जाएगा। आईडीएस कितना है 35.5 और ये वैल्यू इससे ज्यादा है, तो लिख सकते हैं कि आईडीएस इज ग्रेटर देन आईसीडीएस, इसलिए टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? Yes, sir. अब एक चीज और, ये 9.18 जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन वाली कोई पोर्शन है ही नहीं इसमें, ऐसी कोई कंटेंट मिली कि कहाँ दिखेगा, किस तस्वीर डायग्राम से कंप्लीट करना है, मैंने जो बताया था वो कि भाई डायमंड की शाइनिंग ज्यादा क्यों है। ओके, एच आई अपॉन एच, आज मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि सपोज आप रेयर टू डेंसर देखेंगे तो रियल हाइट ज्यादा होगी, एपरेंट हाइट कम मिलेगी, डेंसर टू रेयर देखेंगे तो एपरेंट हाइट ज्यादा होगी, रियल कम होगी। इस कंटेंट्स के ऊपर से उन लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन लिखे, ओके, सिर्फ एमसीक्यू के तौर पे लिखा गया है, मतलब उसको लिखने की या सॉल्व एक बार पढ़ लेना, आपको होमवर्क के साथ में दूंगा, लेकिन आप होमवर्क में 9.18 लिखेंगे नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। कौन सा 9.18, इतना याद रखना। ओके 9.19, ये 9.19 तो एमसीक्यू ही है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट को इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ेंगे। ओके 9.19 क्या लिखा, द इमेज ऑफ a small electric bulb fixed on a wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away when the large convex lens. What is the maximum possible focal length of a lens required for this purpose? अब एक चीज तो और है कि सपोज आपको वॉल के ऊपर रियल इमेज चाहिए, तो एक ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, कहीं भी स्क्रीन या वॉल पर रियल इमेज चाहिए तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 4f। ये स्टेटमेंट याद रखो, जब भी आपको रियल इमेज चाहिए स्क्रीन या वॉल पे कहीं भी, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ओके, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4f। क्या होगा 4f, क्यों, क्योंकि 2f वाली इमेज 2f पे मिलती है, 2f वाली इमेज कहाँ मिलेगी 2f पे, सो मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो समझ आपने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रखा और ये f, जितना डिस्टेंस f इतना 2f, ये f और उतना डिस्टेंस हम क्या करेंगे 2f, तो जितनी आप इमेज यहाँ ड्रॉ करेंगे उसी हिसाब से यहां से पास होगा, यहाँ आपको इमेज मिलेगा। डायमेंशन प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से मतलब यहाँ से पास करेंगे ना, एक्जेक्टली यहाँ क्रॉस हो जाएगा, मतलब 2f वाली इमेज 2f पे मिलती है, मतलब ऑब्जेक्ट और
इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f होनी चाहिए। 4f डिस्टेंस होगा तो आप इजिली कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ क्या पूछा था उसने? ओके, इसमें कुछ है ही नहीं, फोकल लेंथ के लिए पूछा होगा ना। तो देखो d इज इक्वल टू 4f, d इज इक्वल टू क्या होगा, ये स्टेटमेंट याद रखना। जब आपको स्क्रीन या वॉल पे रियल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 4f जितनी होनी चाहिए। यहाँ d इक्वल टू 3 मीटर लिख के दिया, सो 3 इज इक्वल टू 4f, f इज इक्वल टू 3/4, आंसर इज 0.75 मीटर। सो now focal length of convex lens 0.75 होना चाहिए। कितना? हाँ, पुराने सिलेबस के अंदर ये भी एक स्टेटमेंट था कि एक्सप्लेन करके दो, पुरानी बुक के अंदर, बोर्ड गुजरात बोर्ड की जो बुक थी इसमें एक्सप्लेन करके दो कि जब आपको कहीं भी रियल इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f होनी चाहिए। क्या वो नहीं रहा, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट बता दी। अभी स्टेटमेंट याद रखो, हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट 9.20 9.20 में दिया a screen is placed 90 centimeter from an object. Screen placed 90 centimeter, okay, from object. The image of an object on a screen is formed by the convex lens at a two different location separated by the 20 centimeter. Determine the focal length of a lens. देखो ये सब स्क्रीन है, ओके, मतलब इमेज तो यहां मिलेगी स्क्रीन के ऊपर, ऑब्जेक्ट समझ, ऑब्जेक्ट रखेंगे, दो लेंस के बीच की सेपरेशन ये 20 सेंटीमीटर है। दो लेंस के बीच की सेपरेशन क्या है? 20। सब एक एजम्पशन करके ये x और ये भी x, दोनों के डिस्टेंस क्या बताया? x। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट, मतलब x + 20 = 90। The image of object on a screen is formed by the convex lenses two different location, okay, two different location पे लेंस, पहले ये लेंस रखेंगे बाद में ये वाली लेंस के साथ, टू डिफरेंट लेंस। लेकिन और कोई कंडीशन? ओके, सेपरेटेड बाय द 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। अब पहले तो हमने जो डिस्टेंस रखा है इससे x + 20 + x = 90, 2x = 70, x = 35 सेंटीमीटर। क्या रखा? x = 35, ओके। अब सबसे पहले सपोज L1 और L2, फॉर L1 लेंस, फॉर लेंस L1, इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होगी? x पे, सो u = क्या लिखेंगे? -35, u = -35। अब u -35 है तो रिमेनिंग कितना होगा? v कितना होगा? v = 20 + 35, मतलब लेंस यहां है तो ये 35, तो ये क्या होगा? 55, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f1 = 1/v - 1/u, ओके। 1/55 - -35 प्लस हो जाएगा 1/55 + 1/35, कंप्लीट करके लो। f1 कितना आ रहा है?
कितना होगा 1/55 प्लस 1/35 21.4 centimeter. 1.4 centimeter. 21.4 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली फॉर F2 लिख सकते हैं L2 लेंस। इसमें लिख के नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर कि दोनों इक्वल है, ऐसा लिख के दिया कि दोनों के लिए फोकल लेंथ इक्वल है? नहीं। ओके, फॉर L2 करके लिखते हैं। चलो, फॉर L2 होगा तो U इज इक्वल टू -55 and V is equal to 35. So 1 upon F2 is equal to 1 upon V. चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं। 1 upon V minus 1 by U. 1 upon 35 minus 1 upon 55. Again 35 plus 55. तो वही आंसर है 21.4। मतलब दोनों लेंस की फोकल लेंथ इक्वल है। कितनी? 21.5। अब देखिए ये कंटेन ऐसे तो एमसीक्यू के तौर पे लोग कैलकुलेट करते हैं। हमको जब बताया गया था कि दो लेंस की कॉम्बिनेशन, आपको बताओ थियरी थी पूरी, दो लेंस की कॉम्बिनेशन की थियरी में पहले फोकल लेंथ की फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू 1/fn। सेकंड किसकी थी? पावर p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस pt अप टू pn। और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इस करके लिखा था। ओके, लेकिन जब भी हम ये थियरी के तहत दोनों लेंस कॉम्बिनेशन, मतलब हमने जो डायग्राम बनाया था 3 लेंस कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से दोनों के बीच में गैप नहीं थी, दोनों एक साथ ही थे। जब दोनों के बीच में गैप होती है तो उन लोगों ने एक और फॉर्मूला बताई, f इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपन 4d। इस टाइप की क्वेश्चन के कौन सी? कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये टोटल डिस्टेंस मतलब ये 90 स्क्वायर। डी मतलब सेपरेशन 20 स्क्वायर। 4 इंटू डी मतलब 90। कंप्लीट करो, आंसर वही आएगा। ये कंप्लीट करो, आंसर 21.4 ही होगा। है ऐसा कुछ? $48.12 48.12 है। $48.125 क्या बात कर रहे हैं? 90 है या 40 है? 90 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपन 4 इंटू 21.38 centimeter. हाँ, तो 21.38 मतलब वही हुआ 21.4। अरे डिनोमिनेटर में मैंने शायद से 40 ले लिया, 4 इंटू। तो ये फॉर्मूला एक सिंपल, ये जो बताई ना वो फॉर्मूला याद रखते हैं, इस टाइप की न्यूमेरिकल होती है, लेकिन वो पूरा पोर्शन टेक्स्ट बुक में नहीं है। उन लोगों ने जो बताया कॉम्बिनेशन, ऑलवेज दोनों लेंस साथ में, इसे कॉम्बिनेशन की बात की। लेकिन दो लेंस जब सेपरेशन पे होते हैं ना, ये भी एक कॉम्बिनेशन है और इसकी पूरी थ्योरी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये तो इस तरह से हो जाता था, मैंने बता दिया। लेकिन जब एमसीक्यू में तो एक शॉर्ट मेथड भी है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ऑब्जेक्ट की इमेज के बीच की डिस्टेंस यहाँ रखो और सेपरेशन यहाँ रखो, तो आपको फोकल लेंथ मिलेगी। आज हमने कहां से स्टार्ट किया था? 15 से स्टार्ट किया है, 20 तक रखा, 5 और न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट में कंप्लीट कर देंगे। ओके, आज इतना ही रखो, नेक्स्ट में न्यूमेरिकल की टेस्ट होगी। हाँ, इसलिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 9 लास्ट थियरी लिखी थी ना? Yes, sir. ओके।